हेलो बच्चों, मैं विपुल बिहारी आप सभी का स्वागत करता हूं एमएस एकेडमी पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन। मोशन के बारे में आपने आज से पहले कुछ पढ़ा होगा, जैसे 7 क्लास 8 क्लास में कभी पढ़ने को मिला होगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो उन्हीं सब बातों को करेंगे, उस बेसिक को समझेंगे और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसका एक अलग अलग पार्ट आएगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, अलग अलग लेक्चर आएंगे जिसमें हम एक एक करके बातों को समझेंगे। आज जो होगा हमारा लेक्चर वो खासकर बेसिक्स ऑफ मोशन जानेंगे। मोशन है क्या, मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन। हालांकि हम इसमें पढ़ने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशनल, मीन्स रेक्टिलिनियर मोशन। जो रेक्टिलिनियर मोशन होंगे, स्ट्रेट लाइन में मोशन होंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे मोशन इन 2D भी होता है, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल भी होता है, हम उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग सिर्फ मोशन इन 1 डायमेंशनल ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारा यही सिलेबस है। तो क्या है मोशन? आप इससे पहले जानते होंगे, मोशन जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना जो पोजीशन है वो चेंज करता है तो वो मोशन कहलाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या इतना बोलना सही है? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब आप बस से ट्रेवल करते हो तो आपके आसपास के जो पेड़ पौधे हैं वो लगते हैं जैसे पीछे की ओर जा रहे हैं। फिर आप कहते हो कि नहीं, वो तो ऐसा हमको दिख रहा है, पर ये सच्चाई नहीं है। आपको लगता है कि ऐसा सिर्फ दिख रहा है, वो जा नहीं रहा है। और बिल्कुल पेड़ पौधे नहीं चल सकते, पेड़ पौधे स्थिर ही होते हैं, वहीं पे होते हैं डटे हुए। लेकिन हमारी आंखों को क्या दिखता है? हमारी आंखों को दिखता है कि वो पीछे की ओर जा रहा है। या कोई आदमी बगल में खड़ा है रोड पे, आप कार से क्रॉस कर रहे हो तो आदमी लगता है जैसे पीछे की ओर गया। तो इन बातों को समझना ये हमारा इस टॉपिक का लक्ष्य होगा। आज का लेक्चर है, इस लेक्चर में हम इन्हीं बातों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या वो जो पेड़ पौधे जो पीछे की ओर जाते हुए दिखते हैं, क्या वो मोशन में है? तो बिल्कुल फिजिक्स कहता है वो मोशन में है। तो वो कैसे है, क्या आखिर हम कैसे पता करेंगे कि कौन मोशन में है कौन रेस्ट में है? इन सारी बातों को करेंगे। और भी एग्जांपल लीजिए आप, जैसे आप जो ये अर्थ है हमेशा मोशन में होता है। आप जिस तरह से बस पे ट्रेवल करते हो तो आपको लगता है आप मोशन में हो, बस पे ट्रेवल कर रहे हो, बस मोशन में, आप मोशन में हो। आप अर्थ पे हो, अर्थ मोशन में है तो सब कुछ मोशन में है, क्योंकि अर्थ पे ही बैठा तो सब कुछ है। और आपको पता है अर्थ हमेशा मौसम में होता है, तो फिर रेस्ट क्या है? तो इन सारे सवालों का जो जवाब है ये हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे और आज ही करेंगे। अभी बस थोड़ी देर में समझ में आने वाला है। तो हम इससे पहले कि उन सारी बातों को समझें, सबसे पहले हमें समझना है एक टर्म के बारे में, और वो होता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, इसका डेफिनेशन है द पॉइंट फ्रॉम विच the location of an object या ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड, कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड। रेफरेंस पॉइंट ऑरिजिन भी कहा जाता है, आप इसे ऑरिजिन बोल सकते हो। इसको ऐसा पॉइंट जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कुछ भी है उसके लोकेशन को ऑब्जर्व करें या मेजर करें। ऑब्जर्व करें और मेजर करें, वो पॉइंट क्या कहलाता है? रेफरेंस पॉइंट। जैसे आप समझो, आप जब बस पे ट्रेवल कर रहे हैं तो आप पेड़ पौधे को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप पेड़ पौधे को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप रेफरेंस पॉइंट हो। मैं यहाँ पे हूँ, एक पर्सन यहाँ पे ऐसे ये बोर्ड पे ये पर्सन है, ठीक है, मैं इस पर्सन को क्या कर रहा हूँ? ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैं रेफरेंस पॉइंट हूँ और ये वो ऑब्जेक्ट है। अगर मेरे आंखों को ये लगता है कि ये मोशन में है या नहीं उससे मतलब नहीं है।
अगर मेरी आंखों को लगता है कि ये पर्सन मोशन में है जो बोर्ड पे छपा हुआ है, देन ये मोशन है। क्योंकि हमें ये नहीं देखना कि वो मोशन में है कि नहीं, वो चल सकता है या नहीं, इन बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें। हमें ये देखना है कि जो ऑब्जर्वर है, मीन्स जो रेफरेंस पॉइंट है, वहां से जो ऑब्जर्व किया जा रहा है वो क्या है। क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है वो मोशन में है तो मोशन में है। जैसे आप बस से ऑब्जर्व करते हो कि पेड़ पौधे मोशन में है तो वो मोशन में है, ऐसा फिजिक्स कहता है और यही सच्चाई। और अगर रेफरेंस पॉइंट को लगता है कि वो ऑब्जर्व जो ऑब्जर्व कर रहा है वो लगता है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है तो वो रेस्ट में है। तो रेस्ट और मोशन का असल में डेफिनेशन क्या होगा, इससे पहले जो पढ़े थे उसमें कुछ और ऐड होने वाला है या वही रहेगा? तो आइए देखते हैं क्या होगा। मोशन, मोशन का डेफिनेशन मैं बस इसमें एक छोटा सा पार्ट ऐड करूंगा, वो ये है एन ऑब्जेक्ट said to be in motion if it changes its position with respect to a reference point. Reference point with the passage of time. इससे पहले आप जानते थे an object is said to be in motion if it changes its position with the passage of time. बस इतना। लेकिन इस बार बस एक छोटा सा पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट ये ऐड किया गया। किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तभी वो मोशन में है, नहीं तो नहीं। जैसे अब एक एग्जांपल देखो, बस वाला तो एग्जांपल आप समझ गए। ये पर्सन है, मैं इससे दूर जा रहा, मैं इससे दूर जा रहा, फिर मैं इससे करीब भी आ रहा। ये पर्सन तो वही का है, वही का वही पर्सन वही छपा हुआ है, पर मेरी आंखों को क्या लग रहा है? मेरी आंखों को लग रहा है कि ये पर्सन मेरे से दूर जा रहा है और फिर मेरी आंखों को लग रहा है कि ये पर्सन मेरे से करीब है। हालांकि मेरा दिमाग ये कह रहा है कि नहीं, आप जो चल रहे हो, आप जो पीछे जा रहे हो, इस वजह से वो पर्सन आपको दूर जाता हुआ दिख रहा है। पर हमें अपने दिमाग का नहीं सुनना, हमें यहाँ पे अपनी आंखों को देखना है, क्योंकि ऑब्जर्वर हमारा आंख है, रेफरेंस पॉइंट हमारा आंख है। तो हमारे आंख के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, हमारे आंख के रिस्पेक्ट में ये पर्सन दूर जाता हुआ दिख रहा है, तो ये पर्सन अपने समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। पोजीशन को चेंज करने का मतलब मेरे आंख और इस पर्सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेरी करना। तो ये डिस्टेंस वेरी कर रहा है, फिर डिस्टेंस वेरी कर रहा है, तो ये क्या है? मोशन में। मैं मोशन में नहीं, क्योंकि मैं खुद को नहीं देख रहा। रेफरेंस पॉइंट स्थिर होगा और वो किसी को ऑब्जर्व करेगा, और भी बातें इसमें करेंगे तो और क्लियर होगा। तो रेस्ट का डेफिनेशन क्या है? रेस्ट का डेफिनेशन बस इसमें ये है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन। वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता समय के साथ, तो वो क्या होगा? रेस्ट में। ये रेस्ट का डेफिनेशन। तो किसी मोशन को समझने के लिए, जो भी मोशन में है उनको समझने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, बेसिक पैरामीटर्स जो आवश्यक होते हैं, तभी आप मोशन को क्लियर समझ सकते हो। वो कितने हैं? 5 बेसिक पैरामीटर्स हैं। पहला है डिस्टेंस, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा है स्पीड, चौथा है वेलोसिटी और पांचवा है एक्सेलरेशन। ये 5 बेसिक पैरामीटर्स हैं जो समझने के बाद ही मोशन को हम लोग क्लियर समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते। तो अब एक एक करके, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे।
बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिजिक्स का ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इसके तहत ये पढ़ सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट जो ये पेन है, मैं इसे जब गिराया तो मेरे इस हाथ से इस हाथ तक आने में कितना समय लगा, आप इसके तहत निकाल सकते हो। आप निकाल सकते हो कि जब आप कार चलाते हो या जब आप कार पर बैठे हुए हो तो कार का ड्राइवर जब ब्रेक लगाता है तो कितने देर बाद वो गाड़ी रुकेगी। तो आप इस मोशन के तहत इन सारी चीजों को पढ़ सकते हो। आप ये मोशन के तहत ही पढ़ोगे कि जब आप साइकिल चलाते हो तो आप जब मोड़ पे कैरी करते हो, मोड़ पे मुड़ते हो, तो फिर वो साइकिल को झुकाना पड़ता है, या जब धीरे रहते हो तो उतना झुकाने की जरूरत नहीं है। तो इन सारे सवालों का जो जवाब है क्यों का, इन सारे क्यों का जवाब इस मोशन चैप्टर के तहत ही हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले कि एक एक करके डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी इन सब के बारे में पढ़े, हम लोग थोड़ा इस टॉपिक से हटके कुछ बातों को जानते हैं जो है क्वांटिटी के बारे में, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। वो जानना भी इसलिए जरूरी है थोड़ा सा, ताकि हम इन सबके बारे में जाने ये जो क्वांटिटी है वो स्केलर है या वेक्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जानना। तो आइए पढ़ते हैं वेक्टर के बारे में और स्केलर के बारे में। वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। चलो, ये वेक्टर है और ये स्केलर है। स्केलर वैसे क्वांटिटी which have only magnitude not direction। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी, चूंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज की ही बात करेंगे कि वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है पर कोई डायरेक्शन नहीं होते, वह स्केलर कहलाते हैं। वेक्टर क्या कहलाते हैं? which have magnitude as well as direction। वैसे क्वांटिटी which have both magnitude as well as direction वो कहलाते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल, स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल हैं स्पीड, प्रेशर, वर्क। ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल है। और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल है तो हो जाएगा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। ये सब जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो वेक्टर क्वांटिटी हैं और ये स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में हम एक बात और ऐड करेंगे जो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करता है। वेक्टर एडिशन लॉ एक ट्रायंगुलर रूल है, ऐसे है ए बी सी। आप अगर वेक्टर ए बी लिखते हो, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर लिखते हो तो ये बराबर होगा वेक्टर ए बी प्लस बी सी, ये बराबर होगा वेक्टर ए सी का। ए बी वेक्टर का मतलब ए टू बी, बी सी वेक्टर का मतलब बी टू सी, ए सी वेक्टर का मतलब ए टू सी। डायरेक्शन को शो करना वेक्टर में बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखना है। डायरेक्शन आप शो करोगे तभी। अब ये एग्जांपल है कैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसमें कैसे है और इसमें कैसे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इस बातों को समझो। जैसे आपको दुकान से लाना है 5 केजी चावल, तो इस 5 केजी चावल में कहीं पे डायरेक्शन मेंशन किया गया क्या कि आप दुकान से जाओ और 5 केजी चावल लेकर आओ, और साथ ही साथ कोई डायरेक्शन भी बोला गया? नहीं। आपको अगर बोला गया कि आपने जो कार चलाया वो चलाया 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, यहाँ पे कोई डायरेक्शन बोला गया क्या? नहीं। तो स्पीड भी क्या है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। पर अगर आपसे बोला गया कि आपने जो कार चलाया वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्कूल की तरफ चलाया, एक डायरेक्शन मेंशन किया गया स्कूल की तरफ, इन नॉर्थ डायरेक्शन, टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, तो हमें क्या किया गया? मेंशन किया गया डायरेक्शन को।
तो वहां पे 20 मीटर पर सेकेंड तो स्पीड होता है, पर इसके साथ साथ जैसे ही इसमें डायरेक्शन लगा दिया गया तो वो स्पीड नहीं बल्कि बन गया वेलोसिटी। हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, अभी तो फिलहाल बस समझ ले कि क्या होता है स्केलर और वेक्टर। तो वेक्टर के बारे में ये है, जैसे फोर्स का डेफिनेशन आप पढ़े, पुश और पुल। सिर्फ पुश और पुल नहीं, फोर्स क्या है, जब आप किसी चीज को पुश करते हो या पुल करते हो तो उसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आता है या आ सकता है। जरूरी नहीं कि डिस्प्लेसमेंट आए, लेकिन हो सकता है डिस्प्लेसमेंट आ जाए। तो डिस्प्लेसमेंट आएगा या आने वाला होगा, उसका एक डायरेक्शन होगा और बताया जाता है वो उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे। तो फोर्स में भी डेफिनेशन, फोर्स के डेफिनेशन में ही मेंशन कर दिया गया डायरेक्शन को, तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर वेक्टर मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। जैसे अगर आपको लिखना है वेक्टर ए बी, इसका मतलब है कि कोई ये पार्ट है ऐसे, इसका नाम है ए, आया का नाम है बी, और ये ऐसे डायरेक्शन है ए टू बी, तो ये वेक्टर ए बी है। क्या वेक्टर ए बी को वेक्टर बी ए के बराबर लिख सकते हो, बी टू ए? अगर बी टू ए जाएंगे तो बी ए होगा, तो नहीं लिख सकते हो, क्योंकि वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए का मैग्नीट्यूड जो ए बी है, यहाँ भी बी ए बी के बराबर है, मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन इनका अलग अलग है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो किसी के यूनिट के साथ में जो न्यूमरल वैल्यू होते हैं, जैसे 20 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड यहाँ पे यूनिट है और 20 एक न्यूमरल वैल्यू है जो इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो आप ए बी वेक्टर की जब बात करते हो तो ए बी मैग्नीट्यूड तो है, बी ए वेक्टर की बात करते हो वहां भी बी ए बोले ए बी, मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन अलग है। अब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन जैसे ही चेंज करते हो तो वो क्वांटिटी वेरी कर जाता है, इक्वल नहीं होता है। हालांकि मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन इक्वल नहीं होने की वजह से क्या होता है, वो वेरी कर जाता है। तो हमें ध्यान रखना है वेक्टर क्वांटिटी के तहत कि उसका डायरेक्शन भी सेम है क्या। तो क्या करेंगे, ए बी और बी ए को, दोनों वेक्टर को अगर हमें इक्वल करना है तो हमें क्या करना होगा, तो हमें सिंपली इसके पहले माइनस लगाते होगा। अब जैसे ही माइनस लगाते हो तो उसका डायरेक्शन वो अलग हो जाता है। जैसे ए बी वेक्टर अगर ए टू बी था, ए टू बी, तो अगर आप माइनस बी ए वेक्टर लिखते हो इसका मतलब भी है ए टू बी, क्योंकि आपने माइनस का साइन लगा दिया और माइनस का साइन लगाना उसके डायरेक्शन को चेंज करना कहलाता है। यहाँ पे माइनस का साइन लगाना छोटा नहीं है, जैसे -4 और 4 +4, तो ये +4 ज्यादा हो गया, -4 कम हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं है, माइनस लगाने का मतलब यहाँ पे बस इतना है कि उसका डायरेक्शन को शो करना है, बस माइनस का। तो चलो वेक्टर और स्केलर के बारे में समझता हूँ आप लोग कुछ समझ गए होंगे, और बाकी इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते इस टॉपिक में। एक अलग से वेक्टर स्केलर का मैं वो टॉपिक डालूंगा इसमें, वहाँ पे समझ लेना, अभी तो नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं, जो 5 बेसिक पैरामीटर्स है उनमें एक एक को पढ़ते हैं, उन सबको समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए वो जो 5 बेसिक पैरामीटर्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल आसान भाषा में जो आसानी से आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ लेंथ described by the particles या the particle, किसी भी पार्टिकल के द्वारा, बड़ा हो छोटा हो जो भी हो, उसके द्वारा जो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, जो वो ट्रेवल करते हैं, जितने दूर तक वो जाते हैं, वो डिस्टेंस कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है द मिनिमम डिस्टेंस, the minimum distance between initial position and the final position
ऑफ एन ऑब्जेक्ट या ऑफ एन पार्टिकल्स, जो भी बोले, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो ट्रेवल किया जाता है उसका जो मिनिमम डिस्टेंस होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का, वो डिस्प्लेसमेंट होगा, और जो पूरा का पूरा जो पाथ लेंथ होगा वो डिस्टेंस होगा। चलो एक क्वेश्चन के जरिए, एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं क्या है। जैसे एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ, फिर गया यहाँ, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आ गया। चलो तो ये ए से बी गया, फिर सी गया, फिर डी गया, फिर ई, फिर ए। तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, ये डिस्टेंस है एक्चुअल पाथ लेंथ, जितना दूर ये ट्रेवल किया। पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? तो इसका इनिशियल पॉइंट कौन है? इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन कौन है? एफ है। तो इस ऑब्जेक्ट को ए से एफ तक आने में जो पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो तो डिस्टेंस था, पर इसके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, ए और एफ के बीच का मिनिमम डिस्टेंस तो ये है जो एक स्ट्रेट लाइन के जरिए हम लोग उसे शो कर रहे हैं। तो ये मिनिमम डिस्टेंस जो होता है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। आप समझ पा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है? मिनिमम डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस ही है, पर वो मिनिमम डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट के इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का। तो और भी चीजें क्लियर करते हैं इसमें। जैसे डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी, मींस हमें यहाँ पे किसी भी प्रकार के डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे है इस बात को हम लोग जानेंगे अभी। फिर डिस्टेंस का ऐसा यूनिट आप बहुत पहले से जानते आ रहे हो, मीटर होता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस है तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर ही होगा। इसका जो डायमेंशन होता है, आप लोग डायमेंशन के बारे में जानते हो क्या? अगर आप जानते हो तो आपको समझ में आएगा, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, बाद में समझ लेना। जी M0 L1 T0, और इसका भी डायमेंशन M0 L1 T0 ही होगा। तो भाई ऐसा ही नहीं, डायमेंशन दोनों का सेम है, बस ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वो वेक्टर क्वांटिटी कैसे है ये भी समझेंगे हम लोग जब कुछ सवाल करेंगे अभी इस पर। तो चलो देखते हैं, इसे मिटा देते हैं, इस पर एक और सवाल करते हैं और क्लियर होगा अच्छे से। जैसे बच्चे एक रोड, ये रोड है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पोजीशन ए, यह ऑब्जेक्ट ए से गया बी, ए से बी तक गया, और ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर। अब ये फिर बी से कहां पे आ गया? फिर आ गया यहाँ, जो लौटते वक्त इधर से गया ऐसे और फिर इधर आ गया और लौट कर आ गया ये सी पोजीशन पे। और बी टू सी का जो लेंथ है वो है डिस्टेंस 2 मीटर। तो आपको बताना है कि इसका डिस्टेंस क्या हुआ और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है? टोटल पाथ लेंथ को जोड़ देना है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 3 मीटर प्लस जो लौटते वक्त 2 मीटर चला वो तो हो गया वो 12 मीटर। डिस्टेंस हमारा आ गया 12 मीटर। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल टू फाइनल मीन्स हमें इस डायरेक्शन में जाना है। इनिशियल टू फाइनल बोला जाए ना, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से यहाँ का मिनिमम डिस्टेंस क्या है? ये पूरा है 10 और इतना है 2, तो इतना कितना होगा? 8 होगा, 8 मीटर। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो 8 मीटर होगा। तो मैंने तो सिंपल सा वो कैलकुलेशन किया, यहाँ पे किसी वेक्टर का कैलकुलेशन का तो इस्तेमाल नहीं किया गया। तो वेक्टर का कैलकुलेशन का इस्तेमाल कैसे करें? तो आइए अब एक एक करके उसके बारे में जानते हैं।
कुछ 2-3 टाइप पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन का और वो पूरा क्लियर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट में एक पॉइंट और ऐड करो, वो पॉइंट ये है कि डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे अभी यहाँ पे आया 8 मीटर जो +8 मीटर के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होगा या जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चला था, यहाँ आया और फिर ये लौट कर यहीं पे चला था, तो इनिशियल पोजीशन यही था, फाइनल पोजीशन यही है, तो दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस आएगा वो तो जीरो आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो ये क्या होगा? जीरो आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो जीरो डिस्प्लेसमेंट या पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट तो हमने देखा, हमने नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं देखा। तो अब उसको समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कब नेगेटिव होगा। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो वो क्लियर होगा। तो चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे एक क्वेश्चन है फर्स्ट, वो है जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए से बी तक गया और फिर ये बी से आया सी तक। फिर से मैं इसी सवाल को कर रहा हूं ताकि मैं ये यहाँ पे वेक्टर का लॉ जो एडिशन का है, वेक्टर सम जो कहलाता है, उसे दिखा सकूं। ये यहाँ से यहाँ तक है 10 मीटर और यहाँ से यहाँ तक है 2 मीटर। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है सेम पार्ट, यहाँ पे ए पे ऑब्जेक्ट है, ये गया बी पे और बी के बाद ये फिर से लौट आया ए पे, यहाँ 10 मीटर और ये भी 10 मीटर। तीसरा जो सवाल है वो है, तीसरा सवाल हम लोग कहाँ पे गए? तीसरा सवाल हम लोग यहाँ पे गए। तीसरा जो सवाल है वो है, ये रोड है, ए पे ऑब्जेक्ट है, गया बी पे और ये लौटते वक्त लौटकर चला आया सी पे। यहां से गया ऐसे और फिर ये लौटकर आ गया ऐसे। ए से बी तक के बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर और बी से सी तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 15 मीटर। अब इन 3 क्वेश्चंस को बारी बारी से देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और हमें पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्लियर हो जाएगा कि क्या है। चलो, चूंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें यहाँ पे ये डायरेक्शन जरूर शो करना है। तो हम राइट साइड की ओर जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है इसको ले लेते हैं पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है ये डायरेक्शन हो जाएगा निगेटिव। अब देखो, जब वो ऑब्जेक्ट ए से बी गया, ए से बी, तो क्या हुआ? राइट साइड में ट्रेवल किया। राइट साइड में ट्रेवल किया मतलब 10 मीटर जो ट्रेवल किया, उस 10 मीटर को क्या लेंगे हम? पॉजिटिव लेंगे। तो ए से बी तक का जो वैल्यू है वो है +10 मीटर। फिर क्या है, जब ये बी टू सी ट्रेवल किया तो ये लेफ्ट साइड में ट्रेवल किया, तो इस वैल्यू को हम लेंगे नेगेटिव और उसको ऐड करेंगे, यानी -2 मीटर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 10 मीटर प्लस माइनस -2 मीटर मीन्स 8 मीटर। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो 8 मीटर आया, जिस क्वेश्चन को अभी कुछ देर पहले हम लोग किए थे। चलो, ये सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या है? ए टू बी प्लस मीन्स +10 मीटर, उसमें ऐड करना है, वेक्टर सम निकाला जाता है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स जितने भी डिस्प्लेसमेंट है उनका वेक्टर सम। जैसे ए से बी तक आया ना, तो ए से बी तक सिंपल हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो सीधा का सीधा 10 मीटर ही रह जाता, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस 10 मीटर ही है उसके बीच का। फिर बी से सी तक का अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो बी सी ही हो जाता, 2 मीटर ही हो जाता, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस बी और सी के बीच में 2 मीटर ही है। तो जितने भी डिस्प्लेसमेंट है उनका वेक्टर सम जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू देता है। तो यहाँ वेक्टर सम 10 मीटर प्लस -10 मीटर, क्योंकि बी टू सी, बी टू ए जो आया
वो माइनस है, लेफ्ट डायरेक्शन में। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 10 मीटर प्लस माइनस माइनस 10 मीटर, और ये वैल्यू हो जाएगा 0 के बराबर। एक जो वैल्यू हमने देखा वो प्लस है, दूसरा है 0, मीन्स वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो गया, 0 भी हो गया। अब देखते हैं नेगेटिव कैसे होगा। यहाँ देखो A टू B गया इस डायरेक्शन में, मतलब +10, B टू C आया इस डायरेक्शन में, मतलब -15। तो कैसे होगा, आप इसे जब सॉल्व करोगे तो होगे आएगा +10 मीटर प्लस -15 मीटर, यानी 10 मीटर प्लस माइनस माइनस 15 मीटर, जो हुआ -5 मीटर के बराबर। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आया डिस्प्लेसमेंट का वो निगेटिव आया। यानी ये जो पार्ट है, जब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करते तो आप क्या निकालते हो, आप निकालते पूरा BC में से AB को माइनस कर देते तो मिनिमम डिस्टेंस आपका आ जाता। यही मिनिमम डिस्टेंस था। इस मिनिमम डिस्टेंस को निकालने के लिए पूरे में से इसको माइनस करते, पूरा 15 है, इसको माइनस करोगे 10, 15 माइनस 10 5, लेकिन 5 आता आपका। हमारा डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए -5 और आपका आता 5। अगर उस नियम से बनाते तो वो हो जाता गलत। ऐसे बनाएंगे तो हमारा सही होगा। अब देखो एक लाइन में देख लो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट क्या, कि जैसे कोई एक डिस्प्लेसमेंट, कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया यहाँ से यहाँ, फिर आया यहाँ, फिर आया यहाँ, फिर यहाँ। अगर हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट AB के बीच में, फिर डिस्प्लेसमेंट BC का, और फिर CD का, फिर DE का, और इन सबको ऐड कर देंगे। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना है, डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट हम इसे ऐसे डिनोट करते हैं, वो होगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DE वेक्टर। ये हमें देगा नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेकिन अगर डिस्टेंस निकालना है तो हम बस क्या करेंगे, इसके ऊपर से जो वेक्टर का साइन है उसे हटा देंगे। मीन्स हमें अगर नेट डिस्प्लेसमेंट ना निकाल कर हम अगर चाहते हैं नेट डिस्टेंस निकालना, तो हम बस इसका मॉड, इसका मॉड, इसका मॉड, इसका मॉड में सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं लेंगे, तो वो होगा नेट डिस्प्लेसमेंट और नेट डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। तो ये है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। डिस्टेंस तो सिंपल पाथ लेंथ होता है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस होता है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन का। डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट 0 तब होगा जब वो पाथ क्लोज बनेगा। क्लोज पाथ बनने के बाद डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। जब इस तरह का पाथ बनेगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी आएगा। इस ढंग का 3 तरह का क्वेश्चन हमने किया, और भी आगे न्यूमेरिकल्स इन पार्ट पे करेंगे जब हम और भी जो 5 बेसिक पैरामीटर्स में 2 तो पढ़ लिए, आगे पढ़ने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी, फिर पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। और जब हम सारे पार्ट को पढ़ेंगे ना तो एक अच्छा न्यूमेरिकल आएगा जो बनाने में बड़ा मजा आएगा। तो हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को अभी यहीं पे छोड़ते हैं। अगले लेक्चर में हम आएंगे स्पीड और वेलोसिटी लेकर, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन को लेकर आएंगे, और सबको एक साथ मिक्स करके लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। और वो हमारा न्यूमेरिकल भी आएगा, उस पर न्यूमेरिकल्स भी पढ़ाया जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आप समझ चुके होंगे, आपका क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।